तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के मैनेजमेंट से, जिसके शेयर आज बाजार में लिस्ट हुए हैं। हालांकि लिस्टिंग तो कुछ सुस्त रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ग्रोथ की संभावना क्या है, बैंक का फोकस किस सेगमेंट पर ज्यादा है और आगे ब्रांच के विस्तार की क्या योजना है, इन सब मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन मैनेजमेंट से बात करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है वो 11 मई 1992 को इसकी शुरुआत हुई थी। तब इसका नाम नादर बैंक लिमिटेड था। सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये देश का। तमिलनाडु में इसकी मजबूत पकड़ है और 15 राज्यों के बैंक में इसका प्रसार है। 509 ब्रांचेज हैं इसकी, 50 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं। एडवांसेस डिपॉजिट्स का इसका एक शानदार मजबूत पोर्टफोलियो है। हमारे साथ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी एस कृष्णन साहब जुड़ रहे हैं। कृष्णन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आज आपके शेयरों की लिस्टिंग हो गई है, बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। अब यहाँ से आगे की बात करना ज़रूरी होगा। आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो था वो हमने देखा करीब 25% से ज़्यादा था यहाँ से आगे। अब आपके क्या प्लान्स हैं? अलग अलग सेगमेंट्स में आप कहाँ पर ग्रोथ देखते हैं? ग्रोथ को लेकर बेसिकली क्या गाइडेंस देंगे आप? हमारा कैपिटल एडिक्वेसी और बढ़ेगा, लेकिन ये जो फंड्स अभी कैपिटल ऑगमेंट किए हैं इसको हम प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे। हमारा फोकस रहेगा रैम सेगमेंट में, जो हमारा स्ट्रेंथ है उसमें हमारा फोकस रहेगा। अगर आप मेरा लोन बुक देखेंगे तो उसमें तकरीबन 88% रैम सेगमेंट में है। हम इसमें तो प्रूव किए हैं कि हमारा अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और रिकवरी भी, फॉलो अप और मॉनिटरिंग इसमें मेरा स्ट्रेंथ उसी में है। इसलिए हम उसी में कंटिन्यू करेंगे हमारा फोकस को और उस सेगमेंट में और बढ़ेंगे। जो हमारा अभी प्रेजेंस है राज्य तमिलनाडु में तो बहुत पोटेंशियल है इसके लिए। इसके अलावा भी हम चर्चा करेंगे बैंक के मंडल में कि और कहाँ कहाँ हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो चर्चा के बाद हम डिसाइड करेंगे कि जहाँ पे पोटेंशियल है, चाहे वो असेट साइड को हो या लाइबिलिटीज को हो, जहाँ पे खासा मिलेगा वहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे। कृष्णन साहब, लिस्टिंग की वजह से आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बीच में आए और आपका जो ब्रांच एक्सपेंशन प्लान था वो होल्ड पे चला गया। अब आप एक लिस्टेड कंपनी है, यहाँ से आगे ब्रांचेस को एक्सपैंड करने का क्या आपका प्लान है, अगर आप वो हमें बताएं। हमारे पूरी उम्मीद है कि जब ये लिस्टिंग आज हो गई, हम आरबीआई को अप्रोच करेंगे, वो रेस्ट्रिक्शंस को तो हटाएंगे। आरबीआई पूरी उम्मीद है जब उसको हटाएंगे उसके बाद इमीडिएट हम एक्सपेंड करेंगे। उसके बीच में जैसे मैंने आपको पहले बताया, बोर्ड में इसको डिटेल चर्चा करेंगे, प्लान बनाएंगे कहाँ कहाँ हम एक्सपेंड करना है और उसको आगे ले जाएंगे। ओके, अगर आप ये बताएं कि कौन कौन सी ज्योग्राफीज, आपने बोला तमिलनाडु में जाहिर तौर पर आप सबसे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बाकी कौन सी ज्योग्राफीज में अब आप एंटर करना चाहते हैं? ऐसा हम तो ओपन माइंड में है कि जहां भी हमें बिजनेस है, लेकिन हम ये करेंगे कि जहां पे हमारा स्ट्रेंथ है और अगर वहां पे पोटेंशियल है वो करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप भारत में देखेंगे कि खासा में ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत पोटेंशियल है। जहां पे मेरा फुटप्रिंट कम है अभी, उसको बढ़ाएंगे, उसको देखेंगे कि हम बढ़ा सकते हैं क्या। वैसे रिटेल को जहां भी पोटेंशियल अवेलेबल है, चाहे वो दक्षिण में हो या उत्तर में हो या पश्चिम में हो, कहीं भी हो, जहां पे पोटेंशियल है वहां पे हम करेंगे। इसको एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम और बोर्ड में इसको ले जाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। करंट कासा की बात हम यहाँ कर रहे हैं, आप अपने डिपॉजिट साइड को कैसे देखते हैं यहाँ से? क्योंकि आखिरकार इवेंचुअली आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैन्युलर कासा रेशो की ज़रूरत होगी। अगर हम दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें, दूसरे स्मॉल मिड कैप बैंक की बात करें, तो आपका कासा रेशो करीब 30.5 के आसपास है, जो कुछ कम दिखाई देता है। जी बिल्कुल सही है आपकी ऑब्जर्वेशन। अगर हम बाकी पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो थोड़ा सा कम है, मेरा तकरीबन 30% के पास में है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले सवाल में आपको बताया था कि भारत में है कासा ज़्यादा होता है ईस्टर्न साइड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। वहाँ पे आज स्थिति में मेरा फुटप्रिंट, मेरा नेटवर्क कम है, इसलिए जब हम ब्रांच एक्सपेंशन को चर्चा करेंगे बोर्ड में,
इसको इम्पोर्टेंट एलिमेंट रखेंगे, की एलिमेंट रखेंगे, इसके ऊपर लेकर हम चर्चा करके हमारा फुटप्रिंट बढ़ाने का कोशिश करेंगे। कृष्णन साहब, इस समय अगर हम देखें तमिलनाडु में, चूंकि आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, 74% डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर, आपके करीब करीब 76% एडवांसेस हैं। ये जो टोटल आपका जो है वो एक ही स्टेट में फोकस इस समय दिखाई दे रहा है। अगर हम अगले 2 साल की बात करें, आपको लगता है ये नंबर चेंज होंगे? अगर आप ये बता सकें कि आप इस नंबर को क्या आप कम करना चाहेंगे, आप दूसरे स्टेट्स पे एक्सपोजर बढ़ाएंगे, क्या प्लान है? अगर आज आप देखेंगे मेरा नेटवर्क में करीब 80% है वो एक ही स्टेट में है कि वो तमिलनाडु है। और हिंदुस्तान में अगर देखेंगे हम सारे स्टेट में, तमिलनाडु सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी में आता है और वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। जब मेरा 80% का ब्रांचेस तमिलनाडु में होता है, नेचुरली जो बिजनेस है वो भी उसके हिसाब से होता है। मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन रिस्क के हिसाब से देखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये रिस्क नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में पोटेंशियल ज़्यादा है और ये हमारा एक्सपोजर है ज़्यादा से ज़्यादा रैम में है। 88% मेरा लोन बुक है रैम सेगमेंट में है, जहाँ पे मेरा रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम ये भी दिखाएं कि पिछले 100 साल में हमारा एनपीए बहुत कम रहा है और मेरा अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है, और क्रेडिट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो भी बहुत एफिशिएंट है। इसके हिसाब से देखेंगे तो जो दो माई एक्सपोजर इज अबाउट 80% और 78% इन वन स्टेट, आई डोंट लुक इट एज ए कॉन्सेंट्रेशन। आगे आने वाला समय पे, जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरा ब्रांच एक्सपेंशन और डिफरेंट स्टेट्स में हो जाएगा, उस समय पे ये भी थोड़ा कम होगा, उस स्टेट में बढ़ेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मिस्टर कृष्णन, फेस्टिवल सीजन अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे, किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीजन से इस बार? ये अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, इसमें मेरा फोकस रहेगा। अगर आप देखेंगे तो बाकी बैंक भी फेस्टिव सीजन में जहां फोकस करते हैं कि वो रिटेल में करते हैं, रैम सेगमेंट में करते हैं, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं तो पूरे दिन वही करता हूँ, पूरे साल वही करता हूँ रैम, और इसमें मेरा स्पेशलाइज्ड है, मेरा एंटायर वर्कफोर्स है, उसमें फुली ट्यून्ड है। हम भी फेस्टिवल सीजन कैंपेन बनाएंगे, उसमें हमारा फोकस रहेगा, जैसे होम लोन है या वाहन के लिए है, उसमें रहेगा, और ये फेस्टिव सीजन को हम पूरे कैपिटलाइज करेंगे। चलिए मिस्टर कृष्णन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो मिस्टर कृष्णन यहाँ पर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बताते हुए कि फोकस रिटेल पर रहने वाला है, आगे भी अभी भी एक बड़े प्लेयर हैं, और साथ ही साथ चूंकि साउथ में एक बड़े प्लेयर है, ये अब ईस्ट की तरफ फोकस करने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल इनको दिखाई दे रहा है। आज स्टॉक की लिस्टिंग हुई, 525 रुपए का यहाँ पर इशू प्राइस था, 510 पे ये स्टॉक है। लिस्टिंग जरूर सुस्त हुई है, लेकिन जिसके पास अब ये शेयर है वो क्या करे? मेरे साथ एक खास मेहमान रवि सिंह जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत रवि आपका। अगर मैंने ये शेयर लिया था आईपीओ में, तो आज मैं नुकसान में बैठा हूं, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? देखिए, इस समय 510 का चल रहा है और जिस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जबकि तमिलनाडु यानी कि साउथ के साइड में काफी बड़ा होल्ड है और धीरे धीरे ये कंपनी यहाँ पर ग्रो करती हुई नजर आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस तो जरूर देखने को मिली है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये ग्रोथ अभी आपको ऊपर नजर आ सकती है। तो अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, जिन्होंने आईपीओ पे लिया हुआ था, तो पैनिक सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ अभी बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म पे अगर रखते हैं तो 580 और 590 के टारगेट आने वाले 8 महीने से 12 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात की फ्रेश इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो फ्रेश इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 470 480 के आसपास के लेवल्स अगर मिलते हैं तो वो आपको निवेश के लिए ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे। और अदरवाइज चूंकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल यहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस को रीमोल्यूट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इस हिसाब से भी देखते हैं तो ये स्टॉक अभी फिलहाल तो होल्ड करने लायक है और ऊपर साइड में टारगेट इसका मान के चलना चाहिए 570 और 580 का। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसमें ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। ओके, तो यानी कि थोड़ा समय लगेगा। आज जिनको नुकसान हो रहा है वो घबराए नहीं, 570 से 580 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं यार रवि को, लेकिन आपको 6 से 8 महीने इंतजार करना
करना पड़ेगा। तो थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को। आज लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको रिटर्न जरूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।